एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। क्या बढ़िया एक्ट है, देखो आओ। है। हाँ बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, 1 बजे तक ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। क्यों? बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे आज। तो पहले तो देखते हैं ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है क्यों, इसका यूज कैसे, एक्ट को लाने के पीछे पर्पस क्या था। देखो क्या होता है ना, किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है मेडिकल, यानी आपके इलाज का खर्चा, है ना। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात है। आ, तुझे क्या बाकी चीजें देखने से फुर्सत मिलेगी तो तू यहाँ आएगा ना। अब तू तो क्या ताका झाकी कर रहा था, सड़क पे टाप रहा था यहाँ वहां, कहीं और टाका ताका झाकी कर रहा होगा। यही तो तू सर्च करने गया था, कहां का ताका झाकी कर सकता हूं, तेरे को वो जगह भी नहीं मिली। अब वो तेरा आज का मिशन ये पूरा हो नहीं पाया, इसलिए तेरे को दिखे नहीं हम कि सर आए कि नहीं आए। कल हो जाएगा, अच्छी बात है। चलिए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है मेडिकल, यानी इलाज पे जो खर्चा होता है। अब किसी इंप्लॉय की डेथ होती है तो उसके घर वालों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। डेथ नहीं हुई लेकिन फर्ज कीजिए रिटायरमेंट हुआ तो उस पर भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। रिटायरमेंट पे पीएफ का पैसा मिलता है, ग्रेचुटी का पैसा मिलता है। पर सोचिए इलाज का क्या, कैसे इलाज हो, तो उसके लिए हमने सोचा एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिले। अब सामान्य तौर पे आप और हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो बाजार से आप लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं यार, उसमें बहुत नुकसान है, या ऐसे कहें कि उसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब कई चीजें कवर नहीं होती। जैसे अगर आप 24 घंटे से कम उस किसी हॉस्पिटल में रहे, या आउटडोर आपने इलाज कराया, आउटडोर का मतलब होता है एडमिट नहीं हुए, आप बिना एडमिट करे हुए इलाज करा कर आ गए, तो उसका कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलता। यानी आपका पैसा लग गया पूरा जेब से और जीरो रिइंबर्समेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करें, ये एक नुकसान। तो बेचारा क्या करे कर्मचारी, तो एक तरीका निकाला गया कि एम्प्लॉय के लिए हम, जैसे आप और हम बाजार से इंश्योरेंस खरीदते हैं, ऐसे एम्प्लॉय को भी एक इंश्योरेंस स्कीम दे देते हैं। ठीक है, और उस इंश्योरेंस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को अपने मेडिकल के सारे खर्चे, कोई भी खर्चा, चाहे सिकनेस हो, चाहे कोई इंजरी हो गई हो एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मैटरनिटी हो, कोई भी, अगर सिकनेस में सारे आ गए, देखो मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो स्पेसिफिक हो गए, सिकनेस में तो सब कुछ आ गया। यदि किसी भी तरीके से कोई बीमार पड़ते हैं, कोई बीमारी होती है, भगवान ना करे किसी को हो, तो उस एम्प्लॉय को हम एक, उसका जो भी खर्चा हुआ उसका रीइंबर्समेंट दे देंगे कि भाई तेरा इलाज करवा ले जिस भी हॉस्पिटल में कराना है, या हम तुझे बता देंगे किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, वहां चला जाना, इलाज फ्री में हो जाएगा। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी में यही तो होता है, आपके पास जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस कंपनी ने आपको बता दिया भैया फलाना फलाना हॉस्पिटल है, वहां जाके इलाज करा लो, फ्री हो जाएगा। क्या बोलते हैं, कैशलेस। और इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में अब मैं आपके लिए वो हॉस्पिटल थोड़ी ढूंढूंगा जो ऑथराइज्ड है, तो मैं आसपास कहीं भी करा सकता हूं, और उसका फिर आप क्लेम रीइंबर्समेंट ले सकते हो, यानी पूरा पैसा आप क्लेम ले सकते हो। सिंपल तरीका ये है। ठीक है, इसको बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। सेम इसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको आपका एम्प्लॉयर दिलवा देगा, लेकिन वो एम्प्लॉय आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से नहीं दिलवाएगा, क्योंकि बाजार से पॉलिसी लोगे तो यही लफड़ा है, जैसा बताना 24 घंटे से कम का पैसा नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 24 घंटे से कम में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जैसे मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, सोचो मेडिकल नॉर्मल होती है 5 लाख, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता आज के टाइम में, इतनी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, साल का प्रीमियम जा रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी इलाज कराना हो जेब से पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आप हर चीज के लिए तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते ना यार, और बिना 24 घंटे एडमिट हुए वो आपका इलाज का पैसा देंगे नहीं, तो उसके नुकसान है अपने। फिर लिमिट है 5 लाख की, 5 लाख से ज्यादा का इलाज नहीं कर, भगवान ना करे कभी 5 लाख की भी जरूरत पड़े, अपने को हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ जाए, अब 5 लाख की पॉलिसी इलाज में खर्च हो गया 8 लाख, वो तो 5 लाख देंगे, 3 लाख जेब से, तो राइट। और पूरे साल आदमी हॉस्पिटल में एडमिट सालों में एक बार होता है, भगवान ना करे जरूरत ही पड़े, बट होता है तो सालों में एक बार, बाकी तो छोटी मोटी बीमारी होती है, डॉक्टर को दिखाया, अब कितने सारे टेस्ट डॉक्टर ने करा दिए, बोले सोनोग्राफी कराओ, ईसीजी कराओ, ये ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये कराओ वो कराओ,
अब उनका पैसा जेब से देना पड़ता है, ये नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि इंप्लॉय को ये नुकसान हो, उसको सारा मिल जाए। तो हमने क्या बोला, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको बाहर से पॉलिसी खरीद के नहीं देगा। एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट वाइज होता है अलग अलग, है ना, इसलिए नाम भी इसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। तो सरकारी विभाग एक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर आप ये एक तरीके से आप ईएसआई डिपार्टमेंट को एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी मानो आप। जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी होती है, आप प्रीमियम देते हो, वो बदले में पॉलिसी दे देती है, बस उसकी पॉलिसी की लिमिटेशन बहुत सारी है, ये कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, 24 घंटे एडमिट हो। ईएसआई ईएसआई डिपार्टमेंट जो अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह आप समझो। आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपकी सैलरी से छोटा सा अमाउंट काटेगा, एक तरीके से प्रीमियम समझ लो आप, और ये प्रीमियम किसको जमा करा देगा, ईएसआई डिपार्टमेंट को। ईएसआई डिपार्टमेंट ने आपकी पॉलिसी चालू कर दी, बहुत मिनिमम अमाउंट है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मतलब मैं बता रहा हूं मेरी पॉलिसी, मेरे पास तो जो पॉलिसी है ना 5 लाख की है, 5 लाख में हम 4 फैमिली मेंबर कवर है, मतलब 5 लाख चारों की, है ना, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे। ये पॉलिसी मैंने ले रखी है, हमारा जो आईसीआई है, जैसे आपका आईसीएम है वैसे आईसीआई ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ टाई अप कर रखा है, इस वजह से हमें सस्ती मिल जाती है। बाकी अगर बाजार से हम डायरेक्टली खरीदें तो मालूम है कितनी कॉस्ट है, 25,000 रुपए। मतलब 2 साल पहले तक मैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी पब्लिक मतलब इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं खरीदता था, डायरेक्टली खरीदता था। इसका प्रीमियम था मेरा 25,000 रुपए, सोचो आप। अभी तो 12,000 आ रहा है, बट वो 12,000 मेरे को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने उसके साथ टाई अप करा हुआ है। आई बस समझ, आप सोचो 12,000, और अभी आप इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करो, हर महीने आपका प्रीमियम मतलब कितना कटेगा, कोई मुश्किल से 500-700 रुपए, यानी साल के कुल मिला के 6,000, ठीक है, 7,000 पकड़ लो, 8 पकड़ लो, लेकिन वो जो पॉलिसी दे रहे हैं उसमें 100% कवरेज है। मेरी पॉलिसी का प्रीमियम भले ही कम हो गया, अब आप ये खरीदेगा 25,000, मुझे 12 की पड़ी, पर हमारी दोनों की पॉलिसी प्रीमियम कम मेरा चल लग गया, लेकिन लिमिटेशन बहुत है। 5 लाख की पॉलिसी है, पहला नुकसान एडमिट होना पड़ेगा, अब हर बार एडमिट नहीं हो सकते, बिना एडमिट हुए आपको रिमबर्समेंट नहीं मिलेगा, तो बाकी खर्चा अपनी जेब से कराओ। वो जो ईएसआई की पॉलिसी है ना, 100%। आप डॉक्टर को दिखाकर आए ना और आके दवाई खरीद लाए आप, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की दवाइयों का बिल और जो टेस्ट कराए उनका बिल ऑफिस में लगा देना, पूरा पैसा मिल जाएगा। ईएसआई ने जिन जिन हॉस्पिटल को बोल रखा है कि भैया तुम ईएसआई में कवर्ड हो, उन हॉस्पिटल में तो आप जाके इलाज फ्री में करा लो, पैसा नहीं लगेगा। कितना बढ़िया काम है ना। यानी आप देखो टेक्निकली, अच्छा यही पॉलिसी अगर मैं बाजार से खरीदूं, आउटडोर वाली भी कवर्ड होती है, मालूम उसका प्रीमियम 25,000 की जगह कितना आएगा, 40,000 रुपए। यानी 40,000 की पॉलिसी मिलेगी, तब जाकर आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके सारे हॉस्पिटल के बिल के खर्चे दे देगी, छोटी मोटी बीमारियों के भी। 40,000 रुपए मैं अगर इसको खरीदूं मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो भी मुझे 18,000 20,000 की पड़ेगी, इनफैक्ट 22,000 की, सॉरी, सोचो आप 22,000 रुपए खर्च करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, आउटडोर भी मिल जाएगा, इंडोर भी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात भेजे में जा रही है। अब यही चीज आपको 8,000 में मिल रही है, 6,000 में मिल रही है, तो बढ़िया काम हो गया ना। सरकारी विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, आपका कोई भी इंप्लॉयर हो, प्राइवेट पब्लिक सब पे लगता ही। आपके इंप्लॉयर को ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले तो खुद का, फिर उसके बाद जब आप जैसे कोई इंप्लॉय नौकरी ज्वाइन करेगा उसका ईएसआई में खाता खुलवा देंगे, और हर महीने आपके सैलरी से प्रीमियम आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचो आप कितना बड़ा आपको प्रीमियम कट गया, 500-700 रुपए। अरे 500-700 रुपए, 1,000 रुपए तो हम साला कहना खाने पीने में उड़ा देते हैं महीने में एक आध बार। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं सबकी, मैं तो इतने भी नहीं उड़ाता। आप सब भी दोस्तों पे पार्टी वार्टी कर ली, कहीं घूमने चले गए, पिक्चर देख कर आ गए, उसी में लग गए 1,000 रुपए। यहां 1,000 रुपए महीने का खर्च करके आपको अनलिमिटेड इलाज मिल रहा है, कितना बढ़िया काम है। तो ईएसआई डिपार्टमेंट होता है, सरकारी बात की बात नहीं करें, ईएसआई डिपार्टमेंट सरकारी है, लेकिन आप अपनी पॉलिसी, आप कोई भी एम्प्लॉयर, आज मान लीजिए डीसीसी है, डीसीसी ने ईएसआई में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, अभी डीसीसी का हर एम्प्लॉय का ईएसआई में अकाउंट खुल जाएगा, हमारा हर महीने प्रीमियम कटेगा और वहां जमा होगा, हमें पीएसआई का बेनिफिट मिल रहा है। कुछ कंडीशंस हैं, मिनिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, वो कंडीशन है, बताएंगे हम। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि ये फैसिलिटी प्राइवेट वालों के लिए नहीं है, सरकारी वालों के लिए, बल्कि सरकारी वालों को तो ये है ही नहीं, ईएसआई वाला है, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों होता है बताता हूं अभी, यहां तक बात समझ में आ गई। तो थोड़ी देर के लिए सरकारी मत दिमाग में रखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट में कवर होता है, यदि तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपको, और वो ऑर्गेनाइजेशन चूंकि ईएसआई एक्ट में कवर होता है, तो उसका ईएसआई में रजिस्ट्रेशन है,
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई एक्ट में कवर्ड है, वो ईएसआई में रजिस्टर्ड है, आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो तो आपको ईएसआई में अकाउंट खुल जाएगा, हर महीने आपकी सैलरी से एक पैसा एम्प्लॉयर काट के वहां जमा कराएगा और आपको मिलेगा ईएसआई कार्ड। ये ईएसआई कार्ड रखो। ईएसआई के हॉस्पिटल है, जो भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल है जिससे उन्होंने टाइप कर रखा है, वहां इलाज कराओ फ्री में। कहीं और करा लिया, कोई चिंता नहीं, बिल बनवा के लिया ना और ईएसआई को दे देना, पैसे दे देंगे आपके खाते में। बढ़िया। सरकारी विभागों में इसमें एक प्रोविजन डाला गया कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे या किसी गवर्नमेंट के अपनी अलग स्कीम है तो उनको ईएसआई में आने की जरूरत नहीं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। अब सीजीएचएस में भी सेम ही ईएसआई जैसा ही है, हर महीने एक पैसा कटेगा, वो सीजीएचएस स्कीम में जाएगा। सीजीएचएस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वो कहते हैं हम ईएसआई में नहीं आते। क्यों? बोले हम ईएसआई जैसा चला रहे सीजीएचएस। सीजीएचएस में हर महीने प्रीमियम कट रहा है आपकी सैलरी में से, वो जा रहा है अनलिमिटेड बैन। मेरे फादर सीजीएचएस में मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सीजीएचएस चलता था, ईएसआई नहीं था। सोचो उनके पूरे ट्रीटमेंट पे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फ्रॉम द लास्ट 4 years, थ्रू आउट द 4 years उनका ट्रीटमेंट पे कम से कम 25 लाख रुपया खर्च हो गया होगा, 1 रुपया जेब से नहीं लगा। अभी जस्ट लास्ट डेथ से 1 महीना पहले, मतलब डेथ से पहले 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहे लगभग, और उसमें भी कंप्लीटली आईसीयू में। आईसीयू अपने आप में बड़ा महंगा होता है। उसका बिल लगभग 2.25 लाख रुपए का आया। वी डिड नॉट पे इवन अ सिंगल रुपी, 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ा। सोचो, 1 सिंगल रुपया, कितनी बड़ी फैसिलिटी। अब सीजीएचएस कहता है कि यार केंद्र सरकार के जो कर्मचारी सेंट्रल, उनको तो सीजीएचएस का बेनिफिट है, तो तुमको ईएसआई में क्यों आना है? बात तो सही है। अरे तुम्हें तो इलाज से मतलब है ना यार, उंगली क्यों कर रहे हो? इलाज कराओ ना यार, उंगली क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? ऐसे ही राजस्थान गवर्नमेंट का है आरजीएचएस। राजस्थान गवर्नमेंट, अगर आप में से किसी के फैमिली मेंबर गवर्नमेंट में, तो आरजीएचएस चलता है, वो सेम ही है, हर महीने आपकी सैलरी से अमाउंट कट रहे हैं, और उसके बाद आप कहीं भी अपना इलाज कराओ, जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है वहां कराओ, नहीं तो कहीं और करा लिया इमरजेंसी में तो रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, तो उनके ऊपर ऐसा नहीं लगेगा। बाकियों पे, जिन पे, और अलग अलग स्टेट का हो सकता है, मान लीजिए बिहार का अपना बीजीएचएस चलता है, ठीक है, गुजरात का ना जीजीएचएस चलता है, गुजरात हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आप अलग अलग, उनके ऊपर ये ऐसा ही नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा। राइट, समझ में आ गई बात। और ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकता है। हाँ, आपका एम्प्लॉयर ही आपको नहीं लाना चाहता ये ऐसा, तो एक अलग बात, वो एक अलग मुद्दा हो गया। अदरवाइज अगर आपका एम्प्लॉयर तैयार है और आपका एम्प्लॉयर या आपका ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट में कवर होते हुए हम लिस्ट पढ़ेंगे, तो आप ईएसआई में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे आपको बाजार से जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ती थी ना, ये भी यार अपने आप में एक इस कोचिंग में सारी समस्याएं मेरी क्लास के टाइम पर क्यों होती है। फफूंद ये मेरी क्लास में करता है, ये वन नोट हैक होता है ये मेरी क्लास में होता है, कैमरे बंद हो जाते हैं कभी कभी मेरी क्लास में होता है, रिकॉर्डिंग कभी कभी नहीं होती मेरी क्लास में नहीं होती। समझ में नहीं आता साला मेरी क्लास में क्यों समस्या होती है। शापित हूं क्या कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कोई हवन को है? जोर से तो बोल। तो प्यार ऐसे निभा रहे हैं, दुख देके कौन प्यार निभाता है यार। प्यार में तो आदमी को जो है अच्छा एहसास होता है, तो दुख का एहसास हो रहा है यार चलिए खैर कोई नहीं। तो टॉफी लाया क्या वो? कल तो तू देख ही नहीं गया। गलत बात है यार, ये तो कल तो तेरे पास 11 थी, तूने दी नहीं यार। कल नहीं दी ना तूने, कल देनी चाहिए थी ना। अच्छा कर लिया, चल कल लिया ना, एक साथ लिया ना, एक साथ ले जाएंगे। तो क्या हुआ, शनिवार को टॉफी नहीं? हाँ कर ले यार, मेरे को भी दे देंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ले जा, उसमें क्या कितने की आती है? 10 रुपये, बस तो 10 रुपये दे देंगे। चलो, now this act is to provide benefits of medical to employees in case of maternity, sickness और employment injury। सभी आ गए, देखो मैटरनिटी आ गया, एम्प्लॉयमेंट इंजरी आ गया, और सिकनेस में तो बच्चे कुछ सारे ही आ गए, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, टू ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट, देखो ऑल फैक्ट्रीज मतलब सब पे, all government organizations except those organizations whose employer are entitled for benefit equal to or higher to benefit of ESI। ये मैंने आपको भी समझा ना, CGHS,
आज यानी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, उनको छोड़ के जिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर उन्हें इसी तरह की अदर फैसिलिटी देता है जिसमें इतना ही या इससे ज्यादा बेनिफिट अवेलेबल है, राइट, उन पे लगेगा। इसके अलावा ऑल अदर काइंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, प्रीव्यू थिएटर, शॉप, हॉस्पिटल, रोड, कहने का मतलब है जी सारे आ गए। आप ये लिस्ट तो याद कर लेना एग्जाम के लिए, लेकिन वैसे देखेंगे ना सारे आगे चले गए, एक्सेट्रा लिखा हुआ है। बस वही ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएंगे जिनके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी किसी और स्कीम में एम्प्लॉय को यही सेम बेनिफिट या इससे ज्यादा बेनिफिट दे रखे, सेम या इससे ज्यादा, कम नहीं। अच्छा, अब हमने एक एग्जाम्पशन दिया एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कहता है कि भैया ऐसे 5-7 एम्प्लॉय के अंदर अगर ये एक्ट लगाओगे तो मैं मर जाऊंगा। हमने कहा भाई तू क्यों मरेगा, तेरे को तो एम्प्लॉय की सैलरी से ईएसआई काटना है, आगे जमा कराना है, और तेरे को अपनी जेब से तो मेडिकल के बेनिफिट देने नहीं है, मेडिकल के बेनिफिट तो ईएसआई डिपार्टमेंट देगा, तेरी जेब से क्या जा रहा है, जा रहा है। एक हिस्सा एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है, पर वो बहुत छोटा सा होता है, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं सर वो समस्या नहीं है भाई, अगर एम्प्लॉयर को चिंता तब होती ना कि एम्प्लॉय के मेडिकल के खर्चे वो दे, आपको तो देने नहीं है, आप तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लो ईएसआई डिपार्टमेंट में और एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन करा दो ईएसआई डिपार्टमेंट। हर महीने सैलरी में से आप प्रीमियम काट के ईएसआई डिपार्टमेंट को दो, मेडिकल का पूरा खर्चा तो ईएसआई डिपार्टमेंट देगा, आप तो दे नहीं रहे, तो परेशान होने की क्या बात है, राइट। आपको कंट्रीब्यूशन देना भी तो छोटा सा अमाउंट है। बोले सर वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो 5-7 तो मेरे एम्प्लॉय है, लेकिन मेरी माथा पच्ची कितनी हो जाएगी। एक तो ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराऊं, फिर हर एम्प्लॉय का कराऊं, फिर हर महीने सैलरी में से काटूं, फिर जमा कराने जाऊं, फिर रिटर्न भरूं, तो 5 एम्प्लॉय में 7 एम्प्लॉय में इतनी माथा पच्ची मैं नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये करने के चक्कर में मुझे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। वैसे तो खर्चा नहीं है, वैसे तो सिंपल है, सैलरी में से काटूंगा आपको दे दूंगा, आपसे पैसा लेके एम्प्लॉय को दे दूंगा मेडिकल का, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। 20,000 का खर्चा आपने बढ़ा दिया हर महीने का मेरा, तो मैं तो सर अपना जॉनसन एंड जॉनसन का ताला ये लगाया निकल। हमने कहा नहीं नहीं भाई रुक जा, अगर 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो तेरे ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, यानी अगर तेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 या उससे ज्यादा हैं तो ही ये तेरे ऊपर एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगाना। आगे बात समझ में, तो बढ़िया काम हो गया। अगर 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो ये एक्ट नहीं लगेगा, ये एक्ट नहीं लगेगा तो फिर आप, लेकिन एक बार अगर लग गया तो फिर लगता रहेगा। यानी यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में कहीं पे भी आता है, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अदर काइंड, इसमें एंड आपके यहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं या 10 एम्प्लॉय हैं तो ये एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगा रहा है। ये बात भेजे में गई क्या, कोई तकलीफ हो तो बताओ। सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, सब पे लग रहा है, बस 10 या 10 ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, अगर कम है तो नहीं लगेगा। दूसरी बात, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं लगेगा जिनके एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहले ही मिला हुआ है अंडर एनी अदर स्कीम, और वो बेनिफिट इस बेनिफिट से ज्यादा है या बराबर है, ठीक है। अच्छा अब आओ, however only those employees will be entitled having salary greater less than equals to 21,000। ये नया फफूंद डाल दिया क्या, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो उसको ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि हमने कहा आप तो ईएसआई डिपार्टमेंट ने हटवा दिया, बोले आप तो 21,000 से ज्यादा कमा रहे हो, तुम्हारी तो तनख्वाह भी अच्छी है, तो तुम तो डायरेक्टली बाजार से पॉलिसी परचेज कर सकते हो ना, हमारे पास क्यों आ रहे हो। जिसकी सैलरी 21,000 से कम है उस बेचारे की मजबूरी है कि यार वो 21,000 की सैलरी में प्रीमियम, बताया ना कितना बड़ा प्रीमियम होता है, 22-25,000 का प्रीमियम है। 25,000 का प्रीमियम का मतलब हो गया मोटा मोटी महीने का 2,000। अब यार 18-20,000 की सैलरी में से 2,000 अगर वो प्रीमियम दे देगा तो गया काम से, और उसमें भी फिर लफड़े बहुत हैं, बताया ना वो इंडोर कवर करती है, आउटडोर कवर नहीं करती। अब उस बेचारे की कोई महीने में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ गई, 5-7 हजार खर्च हो गए, कहां जाएगा बेचारा, 17-18 हजार की सैलरी में क्या कमाएगा और कैसे घर चलाएगा। तो हमने बोला 21,000 से कम वाले ही कर्मचारी कवर होंगे, समझे आप। तो जब आप नौकरी करोगे ना बेटा, तो आप जिस कंपनी में लोगे उसके ऊपर ईएसआई एक्ट तो लग रहा होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सैलरी तो 21,000 से ज्यादा होगी ना। आपको तो 21 लाख का पैकेज होगा साल का, 21 लाख का पैकेज मतलब 2.25 लाख का पैकेज हो गया। 2.25 लाख में तो ईएसआई की जरूरत नहीं, तुम तो पॉलिसी खरीदो बढ़िया शानदार, आउटडोर वाली खरीदो, 40,000 का प्रीमियम दे देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन इलाज में कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझ गए क्या। अरे तुम 1,40,000 वाली खरीदो, बोले इलाज बीमार पड़ गया, मैं पता नहीं बेटा, मालूम करना पड़ेगा, मैंने मालूम करा नहीं क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ी नहीं, फिर काहे उंगली करें, क्यों जी, ऐसे ठीक है, होगा लेकिन होगा। तो बेटा बीमार तो एक ही जगह पड़ेगा, मैं समझ गया तेरी बात, समझ गया तेरी बात, डिडक्शन दोनों जगह से होगा। हाँ,
और लेकिन पैसा एक ही जगह से मिलेगा। लेकिन आप उसका एक तरीका है, आप ईएसआई डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो, सर दूसरी जगह ना मैं वो हूँ, क्या नाम है, पार्ट टाइम कर्मचारी हूँ, क्योंकि दोनों जगह फुल टाइम नहीं हो सकते, तो पार्ट टाइम वाले में से नहीं काटेंगे, फिर आपका कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलें आगे। तो 21,000 से रुपए से, तो मतलब बेसिकली ये स्कीम सब ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगी अगर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है। तो किस पे नहीं लगेगी? जब 10 से कम एम्प्लॉय है या उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर पहले से कोई स्कीम लगती है। तीसरा, अगर जिस पर ये लग रही है स्कीम, उसके भी उन कर्मचारियों को बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? हाँ, उबासी वाले भैया आपको समझ में आ गई? आ गई। चलो लिखो इसको बेटा, लिखो, फिर आगे चलते हैं। चले भाई आगे। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में पूछ सकता है, विच एम्प्लॉइज आर नॉट एंटाइटल फॉर बेनिफिट ऑफ ईएसआई एक्ट। कौन कौन से एम्प्लॉइज आपसे, है ना, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा नीचे, 4 में से कोई एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, जिसमें से एक ऑप्शन होगा जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, सर 21,000 से ज्यादा है। ठीक है, कहीं लिखेगा 15,000, कहीं लिखेगा 18, क्योंकि 15 भी पढ़ा था हमने पीछे, है ना, अगर आपको याद हो तो पीएफ में पढ़ा था ना, तो कहीं 15 है, कहीं 21 है, कहीं 8 है, तो आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो याद रखना पीएफ में, सर ईएसआई में 21,000 रुपए। ठीक है, बात भेजे में गई क्या? आ जाओ। सॉरी, क्या हो गया दीदी, कमर में दर्द हो रहा है क्या? बस 2 घंटे की क्लास में, 3 घंटे में? अच्छा चलो, अब आते हैं, ये तो हो गया स्कोप ऑफ दिस एक्ट। कहां गया यार? हाँ, ये वाले पॉइंट देखो, ये तो हमने सारे पढ़ ली। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैंने आपको भी एक चीज कहा था कि जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट में आता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और बाद में जो जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन। तो ये ध्यान में रखना, वंस दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, या ऐसे लिखो, वंस an organization covered in this act it need to be registered with ESI department within 15 days। जिस दिन आप रजिस्टर्ड, जिस दिन आप इस एक्ट में कवर हो जाए, उससे 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपना ईएसआई डिपार्टमेंट के पास क्या करा लेना? रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक है, सिंपल है। आ जाओ, अब देखो कुछ डेफिनेशंस हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक डेफिनेशन पढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। भी क्यों पढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी? हम आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि ईएसआई में आप आ गए, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया मान लीजिए, तो आपको हर चीज तरह की बीमारी में बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो मैटरनिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो, और चाहे वो सिकनेस हो। अब मैं आपको 2 चीजें तो नहीं समझा रहा, क्या सिकनेस नहीं समझाऊंगा? क्योंकि जो इन दोनों में नहीं है वो सब सिकनेस में आ गया। मैटरनिटी भी समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेगनेंसी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। और अगर मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अलावा कोई भी डिजीज है किसी भी तरह की, वो सिकनेस में आ जाएगी।
तो अपने को एम्प्लॉयमेंट इंजरी समझना है। अब सवाल है, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल ही तो है, एम्प्लॉयमेंट के कारण या एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जॉब करने के दौरान अगर कोई मेरे को नुकसान हो गया बॉडी को, तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। सिंपल मतलब यही निकला। तो ऐसा क्या है जो आपको डेफिनेशन बनानी पड़ रही, बताते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी मतलब पर्सनल इंजरी। बेटा पर्सनल इंजरी का मतलब बॉडी इंजरी होता है। बॉडी यानी आपके कोई मेंटल इंजरी हो गई, काम करते करते पागल हो गए, ठीक है। पागल हो गए मतलब काम में मन नहीं लगता था, फिर जबरदस्ती काम करते थे, बावले हो गए। ज्यादा काम कर लिया, बिल्कुल ही नहीं करते थे, आते थे, चाय पीते थे, सो जाते थे, खा लेते थे, सो जाते थे, चाय पी लेते थे, सो जाते थे, चले जाते थे, है सरकारी कर्मचारी। तो ऐसे केस में वो वाली बीमारी इसमें नहीं आती। इसमें कौन सी आएगी? पर्सनल इंजरी, बॉडी पे कोई इंजरी हुई, कॉज्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट, और नीचे रेड वाला मत पढ़ना, कॉज्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज। एक्सीडेंट मतलब कोई हादसा हो गया। एक्सीडेंट का मतलब ऐसे ना मुझे भिड़ रहे हैं, गाड़ियां भिड़ रही हैं, वही नहीं होता। एक्सीडेंट मतलब कोई भी हादसा। तो काम करने के दौरान, देखो नीचे लिखा है ड्यूरिंग, जो ब्लैक ब्लैक पेन से लिखा है बस वही पढ़ना है, रेड वाला पढ़ना भी नहीं, वरना कंफ्यूजन में चले जाओगे, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है बाहर लाने की। हाँ, इसलिए पहले नहीं पढ़ना। एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने के दौरान अगर कोई हादसा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानेंगे। काम करने के दौरान कोई हादसा हुआ और आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई। या ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब है कि काम करने की वजह से, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। कोयल माइंस में जो लोग काम करते हैं, माइंस में बेसिकली काम करते हैं, उनकी बहुत हालत खराब होती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनका जीवन, हमें तो कोयला मिल जाता है, मार्बल हमें मिल जाता है, पर उन्हें कितना जोखिम उठाना पड़ता है पता नहीं। मैं उसमें एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात कर रहा हूं। कोयल माइंस में अंदर समझो ना, जमीन से बहुत नीचे होती है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, और कम ऑक्सीजन लेवल में आप ज्यादा दिन तक काम करते हो, आपके लंग्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। तो जो आपकी जिंदगी 70 साल की है, वो अपने आप ही कितनी रह गई? 60 साल, 55 साल। ये कोई एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्यूपेशनल डिजीज, राइट। जो लोग पत्थर काटने का काम करते हैं, उनकी जीवन ऑन एन एवरेज लाइफ बता रहा हूं 50 साल। जो लोग पत्थर काटने का काम करते हैं, क्योंकि पत्थर जब काटते तो धुआं मिट्टी उड़ती है, आप उसमें वो दिन भर रहते हैं। सोचो यार, आप और हम तो 2 मिनट नहीं रह सकते। कभी घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चले तो कटिंग वगैरह होती है मार्बल की, या दीवारों की भी कटिंग करते हैं, वो लाइट वाले करते हैं, नल वाले। आप देखना 2 मिनट नहीं खड़े रह सकते आप, वो 8 घंटे निकालते। कितनी डस्ट उनके लंग्स में जाती है, सोचो कितनी डस्ट। तो उनकी एवरेज लाइफ 70 से घट के 50 साल रह गई। जो लोग मार्बल माइंस में काम करते हैं, वो कितना, मार्बल माइंस का तुम भी एक दोबारा एग्जांपल दूंगा एक्सीडेंट में भी। जो लोग मार्बल माइंस में काम करते हैं, वो लोग, और कितना डेंजर है, कितना धुआं निकलता है, सोचो। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी कोई काम करने की वजह से अगर कुछ होता है। और एक्सीडेंट का मतलब कोई हादसा हो गया, जैसे मार्बल माइंस है। अभी आपको पता है थोड़े दिनों पहले क्या हुआ, थोड़ा सा आपको सुन के अजीब सा लगेगा। बैंक की ब्रांच थी, उसमें लॉकर रूम होता है ना, लॉकर रूम, उस लॉकर रूम का गेट होता है, बहुत भारी गेट होता है। आपने कभी शायद देखा हो, बहुत भारी होता है, इतना भारी होता है कि उस गेट को आप ऐसे खोलना भी इतना आसान काम नहीं है। लड़कियों से तो खुले भी नहीं वो गेट, वो तो उस पर अगर लटक जाए पूरी, उन्हें उसको खींचनी और लटक गई, बाद में उनको खींच के अलग करना पड़ा। इतना भारी गेट होता है सच में। अब वो गेट, लॉकर जो कंपनी थी, उसके कर्मचारी आए 3 लॉकर फिट करने, वो गेट फिट करने। वो गेट जो था ना, वो एक मजदूर के ऊपर गिर गया, उसकी ये हड्डी गर्दन की टूट गई, यहां से गर्दन की हड्डी टूट गई। सोचो आप, ये पूरी एक ही होती है, सर्वाइकल जो बोन होती है, ये भगवान ना करे ऐसा हो, हड्डी मुड़ गई पूरी ऐसे। ये ऊपर गिरा, मतलब वो ऐसे खड़ा था, गेट ऐसे गिरा, और ये इतनी तेजी से गिरा कि ये पीछे, सोचो, कोमा में चला गया। अब बताओ, ये होता है एक्सीडेंट। एक रेलवे कर्मचारी था, आपने शायद देखा हो, वीडियो भी आया था उसका, शंटिंग करते समय बीच में, वो आप एक बार इमेजिन करो, वो मतलब उसका इतनी लंग्स, इतना वो इतने से रह गए। कितनी भारी ट्रेन होती है यार, डिब्बा कोई हल्का फुल्का होता है, भारी डिब्बा वो आया, और जबकि उसके अंदर स्प्रिंग होती है, मतलब वो ऐसे दबते हैं, ऑन द स्पॉट ही मर गया।
अंदर की हड्डियों का चूरा हो गया, ये लंग्स की हड्डियों का, सोच के कितना खतरनाक लगता है। ये होता है एक्सीडेंट। अब ये तो वो केस थे जहां डेथ ही हो गई। सोचो भगवान ना करे हादसा भी, हम तो ये चाहते हैं भगवान करे हादसा भी ना हो, हादसा हुआ और उसमें कोई इंजरी हो गई, तो अगर काम करने के दौरान ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कोई इंजरी हो जाए या एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए, ठीक है, जिसका असर आपकी बॉडी पर आ रहा है, इंटरनल हो सकता है, जरूरी नहीं एक्सटर्नल ही हो, इंटरनल हो सकता है, लेकिन इंजरी होना जरूरी है, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल, सॉरी क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अच्छा, अब ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल डिजीज इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल है, एक तरफ तो आप कह रहे हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, एक तरफ कह रहे हो आप इंडिया से बाहर। अरे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंडिया से बाहर कैसे होगा? और अगर इंडिया से बाहर तो मतलब मैं नौकरी इंडिया से बाहर करता हूं, नौकरी इंडिया से बाहर करता हूं, तो ये एक्ट क्यों लगेगा? तो ये इंडिया से बाहर का मतलब क्या है? काम से। किसके काम से? घूमने से, कंपनी के काम से। और कंपनी का ही काम वहां पर भी हो रहा है, कंपनी की फैक्ट्री है, मान लीजिए कंपनी की फैक्ट्री है बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश भेजा, फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया, भगवान कुछ नहीं हुआ तेरे को, तो वेदर अक्कर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना दो बातें, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। कोई व्यक्ति घर से ऑफिस आ रहा था, रास्ते में हादसा हो गया, तो उसका वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं होती है बेटा, लेकिन वो सिकनेस में कवर हो जाएगी, घबराओ मत, पैसा उसका भी मिल जाएगा, पर वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में नहीं आएगा। घर से ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस से घर जा रहे थे, हादसा हो गया, नहीं, ऑफिस से घर जा रहे थे, घर से ऑफिस आ रहे थे, और ऑफिस के गेट के बिल्कुल बाहर ही, एक मिनट, एक सेकंड, एक मीटर बाहर ही कुत्ता आ गया गाड़ी के आगे, गाड़ी स्लिप हो गई, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ऑफिस के अंदर हो गई तो भी नहीं है। अरे यार, गेट से अंदर घुसे, स्कूटर लेके पार्किंग में लगाने जा रहा था, कुत्ता तो कुत्ता है, बाहर के अंदर भी आ सकता है। अब यार बोले आप एम्प्लॉयमेंट इंजरी है मेरी, तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अरे काहे की एम्प्लॉयमेंट इंजरी? काम तूने चालू करा कहां है अभी? फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हादसा हो गया, हादसे में जैसे मान लो ऑफिस के अंदर किसी को, मान लीजिए भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, हार्ट अटैक आ गया, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, क्योंकि वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, उसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं। आप समझना जरा, हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है रिलेशन, यानी आपके काम और इंजरी के बीच में रिलेशन हो। आई बस समझ में? आप घर से ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में हो गया, इसका आपके काम से क्या लेना देना? आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे ऊपर, पैर फिसल गया, सर फूट गया, तो अब आप करो एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अरे ये कैसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई, मुझे बताओ यार, कैसे हुई मुझे बताओ? काम करने के दौरान हुई क्या? बोले सर जा तो आपके काम से रहा था ना। यार ये क्या बात हुई यार, ये तो तुम्हें ऑफिस तो आना ही पड़ेगा भाई। तो बेटा उसको कवर नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब काम की वजह से ही अगर इंजरी हुई है, काम की वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसमें चोट लगी, काम की वजह से, तुम ऑफिस में सिगरेट पीते थे, है ना, लंग्स खराब हो गए, बोले एम्प्लॉयमेंट इंजरी। क्यों? बोले मैंने घर पे कभी सिगरेट पी नहीं, यहां से जाने के बाद मैं सिगरेट को देखता भी नहीं, सिर्फ सुबह 10 बजे ऑफिस आता हूं, तब से लेकर शाम को 5 बजे तक 10 सिगरेट पीता हूं, लेकिन उसके बाद हाथ नहीं लगाता। इट इज एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अब ये तो हास्यप्रद बात हो गई ना, द मोस्ट लाफेबल स्टेटमेंट। ऐसा कभी होता है क्या? है? ऐसे भी नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी का आपके काम से लिंक होना जरूरी। अब सवाल है कि चलो ठीक है, मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है, तो आप सिकनेस में तो लाओगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी में, क्या आता है क्या नहीं आता? मान लो आज किसी आदमी का घर से ऑफिस आते समय एक्सीडेंट हो गया, बीमार जो हो गया एक तरीके से, तो हॉस्पिटल में इलाज चला, पैसा तो आप दोगे? बोले हाँ देंगे, सिकनेस के नाम से देंगे, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है सिकनेस के नाम से दे रहे हो या एम्प्लॉयमेंट इंजरी के नाम से दे रहे हो? मतलब तो इलाज होने से है। तो बेवजह इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन काहे बनाई आपने? क्या फायदा इसका? फायदा है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के केस में अनलिमिटेड हो जाता है क्लेम, प्लस जितने दिन तक आप काम पर नहीं आओगे उसकी सैलरी भी मिलेगी। समझ में आया क्या? नहीं आया? क्या समझ में आया? वाह,
ये समझ में आया? ये तो मैंने समझाया। इसके बियॉन्ड, इसका मतलब अगर मान लीजिए ऑफिस से आप घर जा रहे थे या घर से ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा लेकिन सैलरी कटती रहेगी। लिख लो इसको। क्लास खत्म होने के बाद इसको जरा एक बार निपटा के आना भाई ना। ऊपर ये ठोक ठोक बोला यार, आप समझा रहा हो, बोला दोबारा नहीं समझाऊंगा। बस ध्यान रखना इसके 4 बॉडी बिल्डर रहते हैं, वो बेसिकली हाँ जी सर अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी जैसे अगर उस मतलब सर छुट्टी सैलरी कटेगी। बेटा अभी तो बताया मैंने एम्प्लॉयमेंट इंजरी का। अरे बेटा आपने तो पूरा लेक्चर ही खराब कर दिया मेरा बेटे। नहीं मैंने नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ सैलरी। बेटा इसीलिए तो बोल रहा हूं, आपने सवाल पूरा पूछ के खराब कर दिया ना बेटे। अभी तो समझाया था कि हम ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी में और उसमें डिफरेंस क्यों कर रहे हैं। भाई इलाज का पैसा तो मिलेगा ही, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो चाहे नहीं हो। सर एम्प्लॉयमेंट इंजरी होने से यही तो फायदा है कि आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि गलत सुन लिया। अच्छा फिर कोई बात नहीं। हाँ कि मैं एक बार कंफर्म कर। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे हो आप, कोई बात नहीं। ये तो जरूरी, अच्छी कोई गलती ना रह जाए फालतू में, सही बात है, अच्छी बात, कोई बात, बहुत बढ़िया। है बस इसी की तो कमी थी, इसने पूरी कर दी। कितने का ध्यान रखता है हमारा बताओ? नालायक्स। लिख लिया दीदी? हाँ दीदी, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। लिख लिया? हाँ भाई चलो। सर हाँ 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 सर एक बात और पूछ, तो आपके वाले हाँ हाँ ग्रेचुटी एक्ट में ना टॉपिक और है तो। हाँ बेटा रहने दो, जो मेरे नोट्स में बस वही पढ़ना है। मॉड्यूल जो है ना इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात कर रहे हो, जो स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिला उसकी बात कर रहे हो? नहीं हाँ सर, मॉड्यूल अरे नहीं नहीं, वो तो बेकार कचरा है बेटा, कचरा। तो उसमें से ना पढ़े ना जो आपके नहीं नोट नहीं नहीं नहीं, टॉपिक। बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है दूर दूर तक। हाँ उसको तो आप चाहे तो रद्दी वाले को दे दो। आप ही के। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मेरे नोट से ही पढ़ने हैं, बेहतरीन नोट्स हैं वर्ल्ड के। हंस क्यों रहा है? नहीं हंस क्यों रहा है, डाउट है तेरे को? है ये कुएं से कूदेगा तू भी कूदेगा क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, मॉड्यूल से पढ़ा देते हैं, कल से मॉड्यूल से ले लो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है कि नोट्स, अरे नहीं ऐसी क्या बात। तो बेटा आज तो अपन को यहां से पढ़ लेते हैं, कल से इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लाना। भैया कह रहे हैं काय के अच्छे नोट्स हैं, बेकार हैं, बिल्कुल घटिया नोट्स हैं। अरे आदमी हंसता कब है? आदमी आदमी हंसता कब है? तो मतलब ये निकल रहा है। चलो तो आज आज पढ़ा देता हूं खाली। कुछ नोट देखो, केस लॉस बेसिकली। कल स्टडी मटेरियल लिया ना बेटा, लॉ का मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का ना। आओ
ये वाला भी लिख लिया क्या आपने, ये पॉइंट, देयर शुड बी अ नेक्सस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड इंजरी, लिख लिया ना? ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज ठीक है। आ जाओ, आप कुछ एक दो केस लॉ देखो। द एक्सीडेंट में अकर विद इन और आउटसाइड इंडिया, हाउएवर देयर शुड बी अ नेक्सस बिटवीन द एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। द प्लेस और टाइम ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट टोटली टू बी अनरिलेटेड, मतलब आपका एक्सीडेंट कहां हुआ, जैसे हमने पढ़ा था, उससे मतलब नहीं है, बस होना काम से या काम के से संबंधित होना चाहिए, काम के दौरान होना चाहिए, ठीक है। Where an employee who is on way to factory meets an accident 1 kilometer from the place of employment, the court held that injury cannot be said to be an cause to be an accident arising out of or course of। हाँ तो पता है, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हो गया, इसका आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। Mere road accident on a public road while employee was on his way, a place of employment cannot said to have an origin in his employment in the factory। रास्ते से घर पे, घर से रास्ते पे, तो रास्ते में एक्सीडेंट होने का आपके काम से तो कोई लिंक नहीं बैठता, ये तो नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये हुआ। इंजरी अरोज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर अ वर्कमैन अटेंडिंग ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ थ्रेट्स बाय द पर्सन गिविंग कॉल फॉर द स्ट्राइक एंड वाज असॉल्टेड बाय देन व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज ड्यूटी वाज ओवर। क्या बोल रहे हैं, एक कर्मचारी ऑफिस गया, ऑफिस के बाहर हड़ताल चल रही थी और वो तो बेचारा काम करना चाहता था, अब हड़ताल होने के बावजूद लोग उसको अंदर जाने नहीं दे रहे थे, वो गया और इसीलिए उसके हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने उसको डांटा, मारा, धमकाया, बेइज्जत किया। ये इंजरी एम्प्लॉयमेंट इंजरी है क्योंकि काम से रिलेटेड है। अरे भाई, अगर आज वो ऑफिस नहीं आता काम पे तो ये होता क्या, क्यों हुआ ये, क्योंकि वो अंदर जा रहा था, बाकी कर्मचारी जाने नहीं दे रहे, वो तो काम कर नहीं रहे, ये काम करना चाहता था। आज अगर एक काम पे जाना ही नहीं चाहता तो ये क्या मारपीट होती इसके साथ, तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है, ठीक है। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया, दीदी भैया, पीछे वाले भैया आ गया। जयंतीलाल धनीजा कंपनी वर्सेस ESIC, a worker set was injured while knocking the belt of moving pulley through injury caused was due to the negligence। ये थ्रू नहीं होगा, दो होगा। इंजरी अमाउंट्स टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या होता है, एक रनिंग पुली का मतलब होता है बेल्ट होती है, अगर आपने कभी देखा हो मशीन में बेल्ट लगी होती है चमड़े की, है ना, तो दो रोलर के बीच में घूमती रहती है, देखा होगा। अब वो बेल्ट, मशीन चल रही थी, उस चलती मशीन में बेल्ट को चेंज कर रहा है, तो हादसा तो होगा, हो गया हादसा। अब ESIC डिपार्टमेंट कहता है नहीं, इसके पैसे नहीं देंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंजरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लापरवाही की वजह से हुआ, ये तो बेवकूफी थी, चलती मशीन में कोई बेल्ट चेंज करेगा तो लापरवाही है ना। कोर्ट ने कहा, बोले मान लिया लापरवाही है, लेकिन हुआ तो काम के दौरान है ना, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। हाँ माना लापरवाही है चलती मशीन में, लेकिन सारी लापरवाही इसकी थोड़ी, इसका सुपरवाइजर क्या कर रहा था, जो लोग इसके सीनियर थे उनको तो देखना चाहिए था ना, उन्होंने कहने पर इसने करा होगा, और मैं कहता हूं उसके कहने पे नहीं भी करा, मान लिया गलती है इसकी, लेकिन हुआ तो काम के, घर पे तो मशीन थी नहीं, ऑफिस की मशीन थी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, राइट। यानी अगर कल को एम्प्लॉय से गलती भी हो जाए और उस वजह से कोई इंजरी हो जाए तो भी वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी की कैटेगरी में आएगी। श्याम देवी वर्सेस ESIC, द वर्ड इंजरी डज नॉट मीन ओनली विजिबल इंजरी इन द फॉर्म ऑफ सम वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इंजरी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बॉडी में होनी चाहिए, राइट। अब कई बार इंटरनल इंजरी होती है, चोट, गिर गए, बाहर कोई घाव नहीं हुआ लेकिन अंदर ही अंदर चोट लग गई, होता है ना कई बार आपके साथ, हाथ अंदर से, हड्डी तो अंदर से टूटेगी, बाहर से कैसे दिखेगी, तो जरूरी है शरीर पे कोई घाव हो। अगर आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो ये तो इस एक्ट के साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो कहना सच अ नैरो इंटरप्रिटेशन वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ एक्ट। नैरो मतलब इतना छोटा इंटरप्रिटेशन जो आपने निकाला लॉ का, ये तो लॉ की बेइज्जती है। लॉ ने इंजरी वर्ड बोला, इंजरी कोई सी भी हो सकती है, अब कल को किसी को इंटरनल इंजरी हुई तो आप पैसा नहीं दोगे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो इसलिए आपको इंजरी में सारे तरह की इंजरी कवर करनी है, चाहे बॉडी पे दिखती हो या नहीं दिखती हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतने।